धीरे धीरे चांदनी उस उजड़े ऑर्फनेज की दीवारों से टकरा रही थी और उसके बीच एथ कॉर्प्स सीर ने उस लाल बालों वाली लड़की को बाहों से थाम रखा था। वो लड़की जिसकी आंखों में थकावट थी और जुबान खामोश। सीर की आवाज हल्की थी लेकिन दिल से निकली हुई। तुम्हारी एबिलिटी किसी को ढूंढ निकालने की वाकई में कमाल है। लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बस उदासी। वो रोज को ढूंढ चुकी थी लेकिन जिस दूसरे शख्स को वो खोज रही थी वो अब तक कहीं नहीं मिला। लड़की की आंखों में नमी थी और होठों पर खामोशी। बालों की एक लट कान के पीछे सरकाते हुए उसने मन ही मन वो डिसीजन लिया जिससे पीछे लौटना मुमकिन नहीं था। उसके पास बस एक ही रास्ता बचा था, मौत के दरवाजे पूरी तरह पार करना। अब वो आधे रास्ते से ज्यादा चल चुकी थी। सीर की सारी ताकत को संभालने के लिए ये जरूरी था। उसी पल लकड़ी के फर्श पर भारी जूतों की आवाज गूंजी। किसी के कदम धीरे धीरे हॉलवे में उनकी तरफ बढ़ते जा रहे थे और जब वो दिखा उसके जिस्म से एक अजीब सी घुटन भरी ऑरा निकल रही थी। विकोर, उसकी आंखों में जलता हुआ गुस्सा था। उसकी निगाहें सीर पर गड़ी थी और आदेश सीधा था, मत हिलो। सीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसके जिस्म ने खुद ब खुद जवाब दे दिया और वो जड़ हो गई। रोज भी डर के मारे एक कदम पीछे हटी लेकिन सीर ने खुद को उसके आगे कर लिया, अपनी हथेली फैलाते हुए। उसने उस साय को कभी आते देखा ही नहीं था। इतनी बारीकी से वो उन दोनों पर नजर रख रहा था। अंधेरे से बाहर निकला वाइकर, उसकी कमर पर बंधी धनुष और हाथ में तना हुआ माना एरो। उसकी आंखें नफरत से जल रही थी। अब सिर्फ मेरे सवालों का जवाब देना। अगर एक उंगली भी हिली तो जान चली जाएगी और अगर जवाब के अलावा कुछ और बोला तब भी मरेगी। उसने बाण तानते हुए पूछा, तू इंसान है या डीमन? सीर की आवाज शांत थी पर नजरें अड़े। मैं दोनों हूँ। विकोर का चेहरा सख्त हो गया। उसकी नजर रोज पर पड़ी और पहचानते ही उसकी सांसें तेज हो गई। तू टोरंटो डैंटेलियन की एक सबॉर्डिनेट है। मैंने तुझे मारा था। तू जिंदा कैसे है? सीर ने उसकी आंखों में देखा और जवाब दिया, रोज डैंटेलियन की सबॉर्डिनेट नहीं है। उसने मेरा हक मुझसे बिना पूछे छीन लिया था। विकोर की आंखें जल उठी। उसकी उंगलियों में माना और ज्यादा बहने लगा। क्या डीमन सीर उन्हीं 10 एलीट कॉर्प्सेस में से एक है जिससे तूने कॉन्ट्रैक्ट किया है? सीर की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका चेहरा तेजी से सख्त हो गया। उसने सिर हिलाया, तो क्या कर लेगा तू? उसके लफ्ज खत्म भी नहीं हुए थे कि विकर का माना एरो उसके चेहरे के सामने आ चुका था। सीर की आंखें हैरानी से फैल गईं लेकिन उसने वक्त रहते सिर घुमा लिया। एरो बालों को छूता हुआ निकल गया। उसका चेहरा उलझन से भरा था। ये है कौन? इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? विकोर की मुट्ठी से धुआं निकल रहा था। उसने धनुष और कस लिया। मुझे सारे डीमंस को मारना है। सीरें चुप नहीं रहने वाली थी। उसने जमीन पर हाथ रखा। मंत्रों की रेखाएं उभरने लगी और फिर कब्र से कंकाल बाहर निकलने लगे। हिम्मत है तो रोक के दिखा। लेकिन तभी उन स्केलेटन्स के बीच कुछ और भी उठे, बच्चों की लाशें। सीरे के चेहरे पर डर आ गया। ये तो बच्चों के शव थे। विकोर की आंखें भी खुली की खुली रह गई। उसने एरो फिर से ताना, माफ करना बच्चों। स्केलेटन्स ने हमला किया लेकिन विकोर का अगला माना एरो इतना खतरनाक था कि पूरी इमारत का एक हिस्सा उड़ गया। स्केलेटन्स राख बन गए। सीर ने इस कैओस का फायदा उठाया। उसने रोज को थामा और बिल्डिंग से छलांग लगा दी लेकिन विकोर उन्हें यूं जाने नहीं देगा। एक ही छलांग में वो उनके पीछे पहुंच गया। धनुष फिर से तनी और उसकी आंखों में जलती हुई घृणा के साथ उसने कहा, ये मत समझना कि तुम शांति से मर पाओगे। सीर ने जैसे ही विकोर की आवाज सुनी उसका जिस्म कांप उठा। वो हवा में थी, रोज को बाहों से थामे हुए लेकिन अब उसकी आंखें सदमे से फटी की फटी रह गई। उसने रोज को खुद से और भी कसकर जकड़ लिया। रोज एक बेजान जिस्म की तरह लग रही थी। सीरे की आंखों में बस एक ही चीज थी, निराशा। उसने हल्की आवाज में रोज से कहा, जोर से पकड़ना, हम नीचे जा रहे हैं। अगले ही पल विकोर ने फिर हमला किया। हवा में ही एक और छोटा सा धमाका हुआ। सीर ने अपनी एनर्जी से हमला रोका लेकिन उसका एक हिस्सा अब फट चुका था। उसके कपड़े भी जले हुए थे। वो और रोज धीरे धीरे जमीन की ओर गिरने लगे और कुछ ही सेकंड बाद वाइकर भी उनके पीछे उतरा। तनाव भरा सन्नाटा उनके बीच खींच गया। सीर अब रोज के सामने खड़ी थी। उसकी नजरें जमीन पर टिकी और आवाज धीमी थी, तुम्हारी आर्चरी, ये तरीका, तुम बेलक ट्राइब से हो ना? विकोर की आंखें अब और भी तेज चमक रही थी पर उसके होंठ चुप थे। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने जवाब दिया, हाँ, मैं बलाक के शिकारियों में से एक हूँ। सीर के दांत भींच गए। उसकी आंखों में अब नफरत थी। तो उस रात तुम वहां होने चाहिए थे। उसकी उंगलियां कांपी और उसकी हथेली में एक भारी माना बॉल बनने लगी। अब उसकी आंखें बस विकोर को देख रही थी। तुम भी एक बारबेरियन हो और आज मैं तुम्हें यहीं खत्म करूंगी। उसने गुस्से में माना बॉल फेंकी लेकिन विकोर वक्त रहते झुक गया। हमला बाल बाल चूक गया लेकिन उसकी केप का एक हिस्सा जल गया। विकोर की आंखें अब सीर पर टिक गई। उसे बलक के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? सीर ने फिर हाथ फैलाया। अब वो फिर से हमला करने को तैयार थी लेकिन अब विकोर करीब था और उसे महसूस हुआ उसमें इंसान की गंध थी। उसे याद आया, 10 एलीट कॉर्प्सेस डीमन किंग्स होते हैं। वो मरे हुए इंसानों की लाशों पर कब्जा करते हैं। सीर ने फिर हमला किया, इस बार सीधे माना बर्स्ट से। विकोर एक तरफ हटा और अटैक को चकमा दे दिया। अचानक माना बर्स्ट दीवारों से टकराए। छोटी छोटी एक्सप्लोजन्स होने लगी। विकोर नीचे उतरा लेकिन जमीन पर रखते ही पत्थर की कीलें फर्श से बाहर निकल आईं और उसके सीने को भेद डाला। सीर अब उसके सामने खड़ी थी, नजरें नफरत से भरी हुई। तू सिर्फ एक बारबेरियन है और मैं तुझे ऐसे ही खत्म करूंगी।
पत्थर की कीलों ने उसके सीने को चीर दिया। विकोर की हथेलियों से खून टपकने लगा। सीर ने हाथ फैलाया। उसकी आंखों में सुखद क्रूरता झलक रही थी। मरने से पहले तेरी चीखें सुनना चाहती हूँ। लेकिन तभी पत्थर की कीलें टूट कर गिर गई। सीर की आंखें हैरानी से फैल गई। क्या हो रहा है? विकोर के जख्म भरने लगे थे। वो उठ खड़ा हुआ, उसकी मुट्ठियां बंध गई और उसकी आंखें अब सिर्फ सीयर पर टिकी थी। सीयर अंदर ही अंदर डरने लगी। क्या ये इंसान है? वाइकोर ने धनुष वापस लपेटा। अब मैं समझ गया हूँ, तू बाकी एलिट कॉर्प्सेस की तरह ताकतवर नहीं है, क्योंकि तू सिर्फ आधी डीमन है। उसकी आवाज ठंडी थी। अब तुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं। सीर की सांसें तेज थी, लेकिन वो अब भी खड़ी थी। विकोर की आंखों में फिर वही नफरत, वही संकल्प, मैं तुझे मार डालूंगा। सीरे पीछे नहीं हटी। उसने जमीन पर हाथ रखा और जमीन में से निकला एक बड़ा सा मैजिक सर्कल और फिर एक विशालकाय गोलेम बाहर आने लगा। उसके निकलते ही जमीन हिलने लगी और उसकी गूंजती हुई आवाज रात को चीरने लगी। सीरे चिल्लाई, अब मरेगा तू। ये कोई आम गोलेम नहीं था, ये था फ्रैंकेनस्टाइन गोलेम। रिस्क रेटिंग A+ हाइट, 8 मीटर, निकनेम जायंट लंप ऑफ मीट। ये गोलेम दूसरी दुनिया की कब्रगाह में मिला था और इसे बनाया गया था मरे हुए जिस्मों के बचे खुचे टुकड़ों से, जो गोंद की तरह एक इंसानी आकार में ढले थे। गोलेम ने अपनी मुट्ठी भींची और दहाड़ते हुए विकोर की ओर दौड़ पड़ा। सीर ने हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली में एनर्जी जमा होने लगी। उसकी आंखों में अब विश्वास की चमक थी, क्योंकि गोलेम तो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था। असल हमला वो फायर मैजिक से करने जा रही थी। पर विकोर कहाँ चुप बैठने वाला था। उसने अपनी कमर से बेल्ज़ेबब सोर्ड निकाली और गोलेम के पास आने से पहले ही वो एक ऑफेंसिव स्टांस में आया। फिर एक ही वार में गोलेम को बीच से चीर डाला, मानो वो कोई मिट्टी का पुतला हो। सीर ने जैसे ही देखा, उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। जो फायरबॉल वो बना रही थी, उसका फोकस डगमगा गया, क्योंकि वीकर की लाल ऑरा बिल्कुल बास्करविल जैसी थी। उसने फायरबॉल को और इंटेंस किया, पर विकोर अब उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। सीर की आवाज कांपने लगी, रुको रुको, कौन हो तुम? पर विकोर अब ठीक उसके ऊपर था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसी पल 7th बास्करविल तकनीक, उसने बेल्ज़ेबब सोर्ड को पूरी प्रिसिजन से घुमाया। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई। सीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये बास्करविल की टेक्निक, ये लड़का आखिर है कौन? विकोर ने अपने सोर्ड से उस फायरबॉल को काट डाला और एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। जैसे ही धुएं का पर्दा हटने लगा, जमीन पर एक गहरा क्रेटर दिखाई देने लगा। विकोर अब भी खड़ा था। सीर घुटनों के बल नीचे गिरी हुई थी। विकोर घायल था, उसकी बांह पर चोट थी और उसने अपना हाथ उस जख्म पर रख रखा था। उसके कपड़े फट चुके थे, मास्क भी थोड़ा सा टूट चुका था। सीर कांप रही थी। विकोर ने उसकी हालत देखी और महसूस किया, ये आधी डीमन है, आधी ह्यूमन, और शायद स्पेल फेल होने से उसे माना बैकलैश भी हुआ। विकोर की नजरें गंभीर थी। तुमने हमला करने से ठीक पहले फोकस खो दिया। सीर अब बुरी तरह घायल थी। उसकी आवाज कांप रही थी। वो जमीन पर नजरें गड़ाए बड़बड़ा रही थी, मुझे छोड़ के मत जाना। विकोर फिर भी शांत खड़ा रहा। उसने उसकी तरफ देखा, फिर कुछ देर सोचकर ठंडी आवाज में पूछा, क्यों? ऐसा क्या था जो तुम्हें डेमन से कॉन्ट्रैक्ट करने पर मजबूर कर गया? उसने बेल्ज़ेबब सोर्ड हवा में उठा ली। सीर ने सिर झुका लिया। अब वो सब कुछ खो चुकी थी। अनाथालय के पास की जमीन एक बड़े गड्ढे में तब्दील हो चुकी थी और उस क्रेटर के बीच विकोर और सीरे आमने सामने थे। धुएं का पर्दा धीरे धीरे हट रहा था। सीर अब भी घुटनों के बल जमीन पर थी, बेसुध। विकोर की नजरें उसी पर जमी थी। उसने अपनी मुट्ठी भींची और बेल्ज़ेबब सोर्ड की धार चमकने लगी। उसकी आंखों में वही घातक ठंडी नफरत थी। उसने तलवार उठाई एक अंतिम वार करने के लिए। सीरे अब इतनी घायल थी कि खुद को बचा भी नहीं सकती थी। उसने सिर झुका लिया और उस क्रूर नियति को चुपचाप स्वीकार कर लिया। पर तभी लाल बालों की लटें हवा में उड़ने लगी। विकोर की तलवार धीरे धीरे सीर के सिर की ओर बढ़ रही थी। तभी रोज बीच में आ गई, एक लाश जो अब तक बस चुप थी। उसने जमीन की तरफ देखते हुए अपने हाथ फैला दिए। विकोर की नजर उसी पर टिक गई और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। अनडेड अक्सर जलते थे जिंदा लोगों से, वो बस काटते मारते हैं बिना सोचे। लेकिन रोज उसने ना तो विकोर की ओर देखा, ना ही उसमें कोई नफरत थी। उसके अंदर कोई संवेदनशीलता थी, कुछ ऐसा जो किसी अनडेड में नहीं होना चाहिए था। विकोर चौंक गया, ये अलग है बाकी अनडेड से। सीर अब भी जमीन पर गिरी हुई थी, माना बैकलैश से जकड़ी। विकोर की नजरें उससे हटी नहीं थी। क्यों ये दोनों लड़ना नहीं चाहते? और तभी एक तेज रोशनी उस क्षेत्र पर फोकस होने लगी। एक गार्ड की आवाज गूंजी, इन्हें पकड़ लिया, इंट्रूडर्स मिल गए। विकोर की आंखें चौंक गई। क्या ये कैसे हुआ? वो एकदम अलर्ट हो गया। गार्ड सब आ चुके हैं। विकोर का ध्यान जैसे ही भटका, रोज ने मौका नहीं गंवाया। उसने बेहोश पड़ी सीर को कसकर थाम लिया और अपने हाथ आसमान की ओर उठाए। एक जादुई स्पेल एक्टिवेट हुआ। नीली एनर्जी उनके चारों ओर फैल गई। विकोर की आंखों में फिर वही नफरत और गुस्सा लौट आया। अब और वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। उसने गुस्से में भरे चेहरे से रोज को घूरा। उन्हें यहीं खत्म करना होगा। लेकिन उसका असली निशाना रोज नहीं, सीरे थी। बेल्ज़ेबब सोर्ड की चमक और तेज हो गई और उसका वार सीर की ओर लपका। पर ठीक उसी वक्त रोज ने सीर को अपनी बाहों में भर लिया और खुद बीच में आ खड़ी हुई। विकोर की तलवार उसकी पीठ को चीर गई। वार इतना गहरा था कि खून रोज के मुंह से निकल आया। उसकी सांसें टूटने लगी, पर स्पेल पूरा हो चुका था और ठीक अगले पल दोनों गायब हो गए। विकोर ने उस एनर्जी के निशान को देखा और उसकी आंखों में बस गुस्सा भरा था। किसी ने एडी से जमीन पर जोर से कदम मारा। प्रोफेसर सेडी वहां
पहुंच चुकी थी। साथ में थे आर्म्ड गार्ड्स और उन पर अब लाइट फोकस कर रही थी। उसने एक पैर जमीन पर रखा, सर पकड़ा और मुस्कुरा कर कहा, तो आ ही गए नाइट ब्लड हाउंड। पर विकॉर अब तक वहां से गायब हो चुका था। प्रोफेसर सेडी ने कमर पर हाथ रखा, जमीन की ओर देखा और गुस्से से बड़बड़ाई, अब यहाँ कोई नहीं है, फिर से निकल गया। वो गार्ड चुपचाप खड़ा था, सेडी की तरफ देखता हुआ, लेकिन उसकी आंखों में कंफ्यूजन था। सेडी ने गुस्से में आकर क्रेटर की तरफ एक जोरदार किक मारी। हम फिर लेट हो गए। वो भाग गया। अब सेडी के एक आंख पर पैच लगा था जो विकॉर ने ही कभी उसकी आंख छीनते वक्त दिया था। वो अब भी सोच रही थी ये सब कैसे हुआ। तभी उसकी नजर कुछ के ऊपर पड़ी। उसकी आंखें फट गई। क्रेटर के बीचों बीच विकॉर का मास्क पड़ा हुआ था। सेडी के चेहरे पर अब सिर्फ एक ही चीज थी, गुस्सा। हकीकत ये थी कि वाइकॉर ने लड़ाई के बाद खुद को एक कुत्ते में बदल लिया था और चुपचाप उस जगह से निकल गया। अब वो ऑर्फनेज डॉम से काफी दूर निकल चुका था, तेजी से भागता जा रहा था और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। अगली सुबह सूरज की किरणें एकेडमी की खिड़कियों से टकराने लगी। एना ने जोश में मुट्ठियां भींची। एग्जाम्स खत्म, अब असली मजा शुरू होने वाला है। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट था। उसके सामने खड़े थे विकॉर, डोलोरेस, सिंक्लेयर, बियांका, ट्यूडर, विगी और सांचो। एना ने सबको देखा, फिर पीछे पलटकर इशारा किया। एक कार्ड था, उस पर टंगे थे अजीब अजीब कपड़े। इस साल एकेडमी का फेस्टिवल कुछ अलग होने वाला है। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। थीम होगा हॉन्टेड हाउस, हैलोवीन। सिंक्लेयर की आंखें चमक उठी। उसने अपने हाथ जोड़ ली। अब जब एग्जाम्स खत्म हो चुके थे तो ये फेस्टिवल अटेंशन खींचने वाला था। डोलोरेस ने अपने मुंह पर हाथ रखा। भूत बनना मजेदार होगा। वो शर्मा गई लेकिन अंदर से एक्साइटेड थी। बियांका ने अपनी ठुड्डी पर उंगली रखी, थोड़ी कंफ्यूजन में बोली, एकेडमी में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ट्यूडर ने अपने हाथ बांध रखे थे। बियांका की ओर देखा और धीरे से सर हिलाया। तुम सही कह रही हो। पिगी एकदम शांत खड़ा था। सांचो की तरफ देखा और बोला, ये एंशिएंट ट्रेडिशन है जिससे प्रोफेसर्स भी नहीं बच पाते। सांचो की आंखें चमकने लगी। ट्रेडिशन इज ट्रेडिशन ब्रो। उसने उंगलियां चटकाई और तैयार हो गया। एना ने 2 बॉक्सेस निकाले और चीयरफुल अंदाज में बोली, चलो अब निकालते हैं किसे कौन सा भूत बनना है। सिंक्लेयर और डोलोरेस आपस में हंसते हुए बातें करने लगी, लेकिन विकर भीड़ से थोड़ा पीछे खड़ा था, हाथ बांधे हुए चुपचाप। उसने अपना सिर झुका लिया और उसकी आंखें जमीन में गड़ गई। उसका दिमाग अब कहीं और था। उसने वो पल याद किया जब रोज ने बीच में आकर सियर को बचा लिया था। वो हमला जो सीधा सियर को मार देता, रोज ने उसे झेल लिया। सियर वो 8वीं कॉर्प्स थी, द कॉर्प्स क्वीन, और उसे ना मार पाना जब वो अपनी आधी ताकत भी नहीं चला पा रही थी, बहुत बड़ी भूल थी। विकोर को फिर याद आया बास्करविल हाउंड्स, वो युद्ध जब उसने डीमन एंड्रोमेलियस से लड़ाई लड़ी थी, जहां नाइट्स की मदद के बिना वो हार जाता। फिर उसे डांटेलियन से हुई लड़ाई याद आई जहां डोलोरेस भी साथ थी। विकोर एक हाई रैंकिंग ग्रेजुएट था, पर उसे अब भी यकीन नहीं था कि वो अकेले सीर को पूरी ताकत में हराने लायक बन चुका है। अगर मुझे सच में डीमन एक एक करके मारने हैं तो मुझे 7th बास्करविल टेक्निक पूरी तरह सीखनी होगी और बनना होगा स्वॉर्ड मास्टर। अब वो अपनी यादों में चला गया था। उसने एक किताब की कल्पना की और 2 मेटालिक मुलर्स जो मुंह में छुपे थे। 10th टेक्निक स्टॉकिंग एम्बुश, नेम द 6 फैंग हॉरिजॉन्टल एम्बुश, 20 टीथ ऑफ विजडम। ये तकनीक 6th और 7th टेक्निक के बीच के अजीब प्रिंसिपल को समझे बिना मुमकिन नहीं थी और इन सब की थ्योरी लिखी थी एक किताब में। सोर्ड्समैनशिप, 6ठी तकनीक को पार करने के लिए इंसानी जज्बात छोड़ने पड़ते हैं। 7वीं तकनीक सीखने के लिए उन्हें दोबारा वापस लाना पड़ता है। विकोर का दिल और दिमाग उलझ चुका था। पिछली जिंदगी में मेरा शरीर जख्मों से भरा था, पर मैं तब भी नहीं समझ पाया कि छोड़े हुए इमोशंस वापस लाना क्यों जरूरी है। बेसिक लेवल ट्रेनिंग मेथड्स जिनमें इमोशंस को मारना सिखाया जाता था, वो सब बेकार लगने लगे थे। वाइकोर ने अपना हाथ ठोड़ी के नीचे रखा और फिर अपने पिता ह्यूगो की छवि देखी। एक तलवार, शक्तिशाली माना के बीच ह्यूगो की छवि, और वाइकोर की आंखें कंफ्यूजन से भर चुकी थी। ह्यूगो स्वॉर्ड मास्टर कैसे बना? विकोर अब भी अपने ख्यालों में डूबा था। तभी डोलोरेस धीरे से आई और एना से ड्राइंग लॉट निकालने लगी। उसकी नजर उस पर्ची पर पड़ी और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। विकोर ट्रांस से बाहर आया और उसकी तरफ देखा। क्या निकला? डोलोरेस ने पर्ची को सीने से लगाया, आंखें बंद की और चेहरे पर हल्की सी लाली फैल गई। वो बोली, नाइट हाउंड बनना है। एना का चेहरा एकदम सन्न रह गया। उसके होठों पर हाथ चला गया। नाइट ब्लड हाउंड, वो तो अभी ऑर्फनेज पर हमला करके गया है। उसे गलती का एहसास हुआ, लेकिन डोलोरेस ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, मैं बनूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर उस मुस्कान के पीछे कुछ और भी छुपा था। वो ब्लश कर रही थी क्योंकि उसके दिल में उसी नाइट हाउंड के लिए फीलिंग्स थी। एना ने विकोर की तरफ देखा और बोली, अब तुम्हारी बारी है, जल्दी करो, सबका अटेंशन अब तुम पर है। विकोर ने अपना गाल छुआ, कंफ्यूज्ड नजर आया, लेकिन जब उसने देखा कि सब लोग इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, उसे अचानक याद आया, ये सब अब भी सिर्फ बच्चे हैं। उसने हाथ बॉक्स में डाला और पर्ची निकाली, पर जैसे ही उस पर नजर डाली, उसकी आंखों में डर उभर आया। वो चुपचाप उस पर्ची को घूरता रहा। डोलोरेस ने सबकी तरफ पीठ कर ली थी, पर दूसरी तरफ एना और सिंक्लेयर क्यूरियोसिटी में आ गए। क्या निकला विकोर? बियांका भी आ गई और दोनों लड़कियों के सिर पर हाथ रखकर बोली, मुझे भी जानना है। विकोर अब भी चुप, क्योंकि उसने एक पुरानी बात भूल रखी थी। एकेडमी फेस्टिवल की एक खास परंपरा जिसे वो अपने पास्ट से भूल चुका था। फेस्टिवल का दिन आ गया, रात का वक्त था। एकेडमी जगमगाती रोशनी में डूबी थी। हर ओर रंग बिरंगे कपड़े, मास्क और हंसी ठिठोली। एक जगह थी लुकेंस बार, छोटा सा लेकिन सबसे पॉपुलर बूथ। अंदर कुछ स्टूडेंट्स जोश में चिल्लाए। ट्यूडर वहां खड़ा था, वेलकरी के रूप में, मुंह में गुलाब दबाए हुए। ओ लेडी, क्या
आप मेरे साथ शराब और शायरी का आनंद लेंगी? सैंचो बार के अंदर कुक बना हुआ था, एक हाथ में प्लेट, दूसरे में चम्मच। वेलकम टू लुकन्स बार, जो भी आएगा उसे मिलेगा हॉट ब्लडेड स्टू, जो किसी भी वॉरियर का खून खौला दे। सिंक्लेयर बनी थी वैम्पायर, काले कपड़े, बैंगनी आंखें। मैं इंतजार करूंगी उन सब का जो इस बार को रोशन करने आएंगे। पिगी बना था, फेरे, उसके पंख थे और चीक्स पूरी तरह लाल। वो कस्टमर्स के पास गया, ये ब्रोचर लीजिए प्लीज। कांपती आवाज, शर्म से झुकी निगाहें। स्टूडेंट्स उसे देखकर चौंक गए। इतनी क्यूट फेरी। एक ने ब्रोशर लेने के लिए हाथ बढ़ाया। तुम्हारा नाम क्या है प्यारी परी? तभी बियांका आ गई, फ्रैंकेनस्टाइन के कॉस्ट्यूम में। उसने दोनों लड़कों के कंधों पर हाथ रखा। बार के मेंबर से फ्लर्ट करना मना है। दोनों लड़कों ने घबरा कर माफी मांगी। बियांका जैसे ही पीछे मुड़ी, एक औरत लाल ड्रेस में बार में दाखिल हुई। उसकी नजर बार के माहौल पर पड़ी, चेहरा उलझन से भर गया। वहाँ लोग खाना एंजॉय कर रहे थे और वेट्रेस बनी डोलोरेस घूम रही थी, पर कुछ था। रेड हील्स में एक लड़की उसकी ओर बढ़ी। वातावरण अचानक टेंस हो गया। डोलोरेस एक ट्रे पकड़े थी जिसमें बियर का पिक्चर रखा था। वो बनी थी नाइट ब्लड हाउंड। उसे किसी ने पुकारा। उसने धीरे से पलट कर देखा और एक पल के लिए उसकी आंखों में चमक आई, लेकिन फिर उसकी निगाहें बुझ गईं क्योंकि सामने खड़ा था प्रोफेसर वेंसी मॉर्ग। लेकिन प्रोफेसर वेंसी पूरी तरह एक औरत के गेटअप में थे, रेड विग, आई मेकअप और एक्स्ट्रा एटीट्यूड। डोलोरेस की आंखें चौड़ी हो गई। सर, आप मुझसे क्या चाहते हैं? वेंसी ने हाथ बांधे और पूछा, तुम्हें पता है तुमने किसका कॉस्ट्यूम पहना है? तुम जानती हो वो कौन था? डोलोरेस थोड़ा सकपका गई, फिर धीरे से पीछे मुड़ी और अपने नाइट हाउंड डिस्गाइज को देखा। वेंसी ने हाथ हवा में उठाया। फेस्टिवल है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये कॉस्ट्यूम सोसाइटी पर क्या असर डालेगा? ये सोचा तुमने? एक अपराधी, अनकंट्रोलेबल, जिसकी वजह से ऑर्फनेज में हमला हुआ। डोलोरेस की आंखों में एक सेकंड के लिए झिझक थी, पर फिर उसने ठहर कर कहा, मुझे ये डिस्गाइज पसंद है। वेंसी अब कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप उसे देखते रहे। फिर आंखें बंद की, हाथ हिलाया और बोले, मैं तुम्हारा एडवाइजर हूँ, तुम्हें गाइड कर सकता हूँ, रोक नहीं सकता। जो करना है करो। डोलोरेस कुछ नहीं बोल पाई, बस चुप। दूर खड़े ट्यूडोर ने सब देख लिया था। वेंसी मॉर्ग यहाँ क्या कर रहा है? ट्यूडोर ने हाथ कमर पर रखा। संचो ने आर्म्स फोल्ड किए, बस शांत खड़ा रहा, पर आंखें सब पर थी। पिगी थोड़ा चिंतित नजर आया। फेस्टिवल में टीचर्स अपने क्लब और क्लास के बूथ्स पर आते हैं ताकि प्रॉफिट्स बढ़ सके। सब धीरे धीरे बातों में उलझ गए, पर वेंसी मॉर्ग अब इरिटेशन में आ गए थे। अगर ये कॉस्ट्यूम ना होता मैं कभी यहाँ नहीं आता, और वैसे भी खाना भी बहुत घटिया है। कुछ देर बाद डोलोरेस एक ट्रे लेकर आई, फ्रेंच फ्राइज, रोस्टेड चिकन और स्ट्यू। वो काल्मली टेबल पर रखती है। सर, आपका ऑर्डर। वेंसी पहले चुपचाप देखते रहे। उनकी नजर इंग्रेडिएंट्स पर गई। लो क्वालिटी और कोई भी सर्टिफाइड शेफ नहीं है। उन्होंने स्पून उठाया, सोचा टेस्ट तो बेकार ही होगा, पर जैसे ही स्ट्यू चखा वो फ्रीज हो गए। आंखें चौड़ी, लिपस्टिक थोड़ा सा स्मज, पसीना माथे पर। डोलोरेस अब भी शांत खड़ी, दोनों हाथ पेट के सामने ध्यान से देख रही थी। वेंसी का दिमाग जैसे हिल गया था क्योंकि टेस्ट दिव्य था। उन्हें लगा जैसे रोस्टेड चिकन में स्मोकी फ्लेवर उभर रहा है, सॉल्ट परफेक्टली बैलेंस्ड और पोटेटोज मॉर्ग फैमिली के रीजन से जिनका टेस्ट माउथ में मेल्ट हो रहा था। वो अचानक टेबल पर जोर से हाथ मारते हैं। ये किसने बनाया? ये खाना किसी आउटसाइडर शेफ का है। डोलोरेस ने शांति से हाथ एक और किया। सर, ये शेफ हमारे ही क्लब का है, आप उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। बार के अंदर की किचन में एक विच रेड लिपस्टिक लगाए ग्रिल के सामने खड़ा, आईज शार्प, एक्सप्रेशन सीरियस, पन को घुमा रहा था। वो कोई और नहीं, विकोर था, जो इस वक्त एक विच के कॉस्ट्यूम में था। एकेडमी का फेस्टिवल अपने चरम पर था। हर तरफ स्टूडेंट्स की भीड़, कॉस्ट्यूम्स, लाइट्स, लाफ्टर। बार की किचन में विकोर खाना बना रहा था। पिगी भागता हुआ आया, हाथ में एक नया ऑर्डर, 3 प्लेट्स ऑफ विकोर्स स्पेशल फ्राइड चिकन। फिर झिझकते हुए, और 2 ग्रिल्ड सॉसेस, 6 वेज सॉसेस और 5 राइस बॉल्स। विकोर ने कामली स्पैचुला उठाया। 5 मिनट, सब तैयार हो जाएगा। बार अब भीड़ से भर चुका था, इतनी भीड़ कि ट्यूडर ऑलमोस्ट क्रश हो चुका था। उसे पसीना आने लगा क्योंकि जैसे जैसे खबर फैली मेल कस्टमर्स टूट पड़े थे और फिर फीमेल क्राउड भी अंदर घुस आई। सिंक्लेयर भीड़ में घिर गई, उसकी सांस घुटने लगी। इनफ, अब ऑर्डर्स लेना शुरू करना होगा। अब बार बन चुका था फेस्टिवल का सबसे हॉट स्पॉट, लेकिन विकोर भीड़ पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो बस खाना बना रहा था और सोचों में खो गया था। उसे याद आया पिछला जन्म, एक काली रात थी। बास्करविल के हाउंड्स के साथ एक पत्थर के पास बॉनफायर चल रहा था। वो युद्ध का समय था, ईरा ऑफ डिस्ट्रक्शन। खाने का कोई इंतजाम नहीं था, तो विकोर ने खुद रिसर्च किया था कैसे किसी भी जहर को स्वाद में बदला जाए। स्कॉर्पियन को लकड़ी पर चढ़ाकर भूनते हुए वो सर्वाइवल के लिए टेस्ट बनाना सीख गया। उसे पता था कौन से जहरीले सब्जी के हिस्से निकालने हैं, कैसे सड़ी हुई मीट को ठीक किया जा सकता है, कैसे मिट्टी जैसी पोटेटोज में स्वीटनेस लानी है बैक टू प्रेजेंट। विकोर ने एक मॉग रीजन की पोटेटो उठाई जो नॉर्मली टेस्टलेस और मिट्टी जैसी होती थी, पर वो जानता था ट्रिक। नाइफ से उसे छोटे टुकड़ों में काटा, फिर उस पर डाला सॉल्ट प्लस विनेगर, फिर हाई फ्लेम पर फ्राई किया मंडरी लीव्स और साबिक ट्री फ्रूट्स के साथ। कुछ ही सेकंड्स में एक प्लेट फ्रेंच फ्राइज तैयार, गोल्डन, क्रिस्पी और अर्थी स्मेल पूरी तरह गायब। विकोर ने प्लेट उठाकर कस्टमर को दिखाई, आंखों में चमक, एक आर्टिस्ट की तरह। वेंसी मॉर्ग और डोलोरेस की नजर उस प्लेट पर जा टिकी। आंखें खुल गईं, लफ्ज खो गए, चीक्स हल्के गुलाबी। वेंसी ने धीरे से होंठ छुए और नजरें फेर ली। डोलोरेस ने नीचे जमीन देखने लगी क्योंकि ये शेफ इस वक्त एक विच बना हुआ था। वेंसी का दिमाग कुछ सेकंड के लिए उस विच लुक में उलझ गया था। तभी बियांका स्टॉर्म
करती हुई किचन में घुसी, फ्रैंकेनस्टाइन के कॉस्ट्यूम में और एकदम गुस्से में। विकोर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जैसे इंसान का काम नहीं है यहाँ, तुम्हारा काम है बाहर जाकर कस्टमर्स को खींचना। बियांका अभी गुस्से में थी, विकोर को बाहर भेजना चाहती थी। कस्टमर्स को खींचने के लिए उसकी ब्यूटी परफेक्ट है, लेकिन तभी ट्यूडर आ गया, सीरियस चेहरा और काम आवाज। विकोर अगर किचन छोड़ेगा तो पूरा बार कोलैप्स हो जाएगा। बियांका ने कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखा। क्या सीरियसली? ट्यूडर ने हाथ फैलाए और समझाने लगा, विकोर की कुकिंग एक गिफ्ट है, लोग उसके स्वाद के दीवाने हैं। बियांका का गुस्सा और बढ़ गया, उसने मुट्ठी भींच ली। तुम मजाक उड़ा रहे हो क्या? लेकिन तभी बार के एक कोने में एक आदमी बैठा था, कैप और मास्क पहने, साइलेंटली खाना खा रहा था। वो आदमी धीरे से नैपकिन से मुंह पोंछता है और फिर ट्यूडर और बियांका की तरफ देखता है। आंखें चमक उठती हैं, फेस पर हल्की सी मुस्कान, जैसे किसी सस्पिशन की कंफर्म होने वाली खुशी। फिर उसने चाकू मेज पर रखा और माना रिलीज करना शुरू कर दिया। किचन में होते हुए भी विकोर को उस एनर्जी का एहसास हुआ। आंखें डर से फैल गई, बॉडी अलर्ट मोड में चली गई। उसने फौरन सिर घुमाया और माना का ट्रेल फॉलो करना शुरू किया। उसी वक्त बार में बैठा वो आदमी मास्क उतारता है और उसकी पहचान सामने आती है, ओसाइरिस बास्करविल, विकोर का बड़ा भाई। विकोर एकदम स्टन था। ओसाइरिस भाई, आप यहाँ? ओसाइरिस ने हाथ बांधे और मुस्कुराते हुए कहा, एक बड़े भाई का फर्ज होता है कि जब छोटा मुसीबत में हो तो वो पहुंच जाए। विकोर कुछ समझ नहीं पाया। मुसीबत में? लेकिन तभी ओसाइरिस की क्लोक हिलने लगी और उसमें से कुछ निकला, एक बनी कॉस्ट्यूम पहनी लड़की जो सीधा भागकर वाइकोर से लिपट गई। वाइकोर की आंखें फैल गई। पोमेरान, तुम यहाँ? छोटी पॉम, विकोर की प्यारी भतीजी, रैबिट कॉस्ट्यूम में थी, आंखों में आंसू। मैंने आपको बहुत मिस किया अंकल। और फिर गुस्से में वाइकोर को मारने लगी। आप वापस क्यों नहीं आए? विकोर उसे समझाने लगा, लेकिन ओसाइरिस की आंखों में अब सिर्फ सॉफ्टनेस थी। वो मुस्कुराया, वो तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। फादर ने मुझे परमिशन दी उसे यहाँ लाने के लिए। विकोर ने पोमेरान को गोद में लिया और महसूस किया उसने वाइस पेट्रियार्क को एस्कॉर्ट बना लिया था। ओसाइरिस ने बताया, अब वो घर में अथॉरिटी संभाल रही है। पिछले महीने ह्यूगो को कंधों पर चढ़कर बोली, मुझे ब्लड बीन चॉकलेट चाहिए, और बस ह्यूगो ने पूरा मॉन्स्टर रीजन तबाह कर दिया और वहाँ एक कोको फार्म बना दिया। जब तक वो वापस आई, पोमेरान ने जमीन पर लौटकर रोना शुरू कर दिया। जब तक मैं वाइकोर को नहीं मिलती खाना नहीं खाऊंगी। ह्यूगो के चेहरे पर एग्जॉस्शन, बॉडी से पसीना। आखिर उसकी हंगर स्ट्राइक ने 2 मील्स तक टिककर जीत हासिल कर ली और ह्यूगो ने ओसाइरिस को परमिशन दी, जा उसे विकर से मिलवा ला। अब विकर की गोद में सोई थी पोमेरान, छोटा सा चेहरा, मासूम नींद, और उस नींद में छुपा था उसकी जीत का सुकून। ओसाइरिस ने दूर खड़े होकर दोनों को देखा। तुम्हें पता है विकर, जब तुम गए थे तो ये बहुत टूट गई थी। उसकी आवाज में सॉफ्टनेस थी, फिर भी दिल में भारीपन साफ झलक रहा था। विकर हैरान था, उसने पहली बार ओसाइरिस को यूं मुस्कुराते हुए देखा था। उसकी मुस्कान सच्ची लग रही थी, उसका चेहरा पीसफुल। वो सिर्फ वाइकर का बड़ा भाई नहीं था, वो एक सोर्ड मास्टर बनने की ओर पहला कदम बढ़ा चुका था। इमोशंस को रिकवर करना शायद ओसाइरिस को खुद नहीं पता, लेकिन उस रात वो बदल रहा था। कुछ ही देर बाद पोमेरान की आंखें बंद हो गई। वो ओसाइरिस की पीठ पर सो गई। ओसाइरिस ने अपनी टोपी उतारी और उसके सिर पर रख दी। जब से एकेडमी आए हैं ये तुम्हें ढूंढ रही थी, थक गई है। विकोर ने देखा और पहली बार एक सच्ची मुस्कान उसके चेहरे पर उभरी। मैं उसका ध्यान रखूंगा, वादा करता हूँ। और तभी ओसाइरिस ने वो बात बताई जिसका विकर को जरा भी अंदाजा नहीं था। जो ट्रेड तुमने मेसी मादुनारो मर्चेंट्स के साथ शुरू किया था वो बहुत आगे बढ़ चुका है। विकोर को तो पहले ही पता था, क्योंकि एक कमीशन बनाई गई थी जो पास्ट के गुनाहों की जांच कर रही थी। चीफ इन्वेस्टिगेटर ओसाइरिस ला बास्करविल, उसने एक्सपोज किया था बास्करविल और मेसी मादुनारो के बीच का वो पुराना घटिया गठजोड़। उस सुनवाई में सिंडी वेंडी ने उस आदमी को घूरा था जो घुटनों पर झुका हुआ था। उसके पीछे कटे हुए सिर पड़े थे। विकोर के इमेजिनेशन में सिंडी की सिलुएट उभरी, ठंडी, खामोश और खतरनाक। वो सच्चाई किसी को नहीं पता। क्या उसने बास्करविल को वाकई माफ किया था या सिर्फ अलायंस के लिए अपना गुस्सा दबा लिया? फिर ओसाइरिस ने अपना कोट खोला और एक लेटर और रिंग निकाली। मैं सिर्फ पोमेरन को लाने नहीं आया था, ये भी तुम्हें देना था। विकोर ने लेटर पकड़ा, उसकी सील थी गहरे लाल रंग की, और वो रिंग जिसे देखकर विकोर की आंखों में नफरत उतर आई। ओसाइरिस ने बताया ये रिंग वही मिली थी जहां वो डीमन मरा था जिसने सेथ का शरीर चुराया था। विकोर ने चुपचाप रिंग को उठाया, उसमें से इंटेंस माना निकल रहा था। क्या ये वही बैरियर पावर थी जो एंड्रोमेलियस ने यूज की थी? रिंग के स्टैट्स सामने आए, नाम डिवाइन इमॉर्टल रिंग एबिलिटी, बैरियर सुमन स्किल। वाइकर साइलेंट रहा, लेकिन उसके दिल में एक शक उठ रहा था, क्या ये रिंग मेरी नई ताकत बनेगी? और तभी ओसाइरिस ने एक आखिरी बात कही, ये लेटर ह्यूगो ने खुद लिखा है तुम्हारे लिए। वाइकर की सांसें थम गई। पेट्रियार्क ने मेरे लिए? ओसाइरिस की आंखों में शांति थी। मैं जानता हूँ तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मुझे भी एक लेटर मिला है। वो चलने लगा, हाथ हिलाया और धीरे से कहा, पढ़ लो, लेकिन अपने टाइम पर। वाइकर ने लेटर पकड़ा, भीड़ में खड़ा रहा और सबकी नजरें उसी पर टिकी थी। किसी ने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। उन्हें क्या पता कि वो लड़की नहीं, बास्करविल का मॉन्स्टर था। क्यूरियोसिटी के हाथों मजबूर विकोर ने आखिर वो लेटर खोला और पढ़ना शुरू किया जो ह्यूगो ने उसके लिए लिखा था। ह्यूगो जानता था कि जब तक ये खत वाइकर के हाथ में पहुंचेगा उसके अंदर सोर्ड मास्टर बनने की इच्छा जरूर जाग चुकी होगी। लेटर पढ़ते वक्त विकोर की आंखें फैल गई, आश्चर्य और कंफ्यूजन से भरी हुई। क्या ह्यूगो मेरे अंदर की एम्बिशन को पहचान चुका था? एक इमेजिनरी सीन उभरा। ह्यूगो अपने ऑफिस में बैठा था, कलम हाथ में और चेहरा सख्त। अगर तुम 7th फैंक पर अटके हो तो सुनो विकर, तुम अभी भी सिर्फ एक टॉप रैंकिंग ग्रेजुएट हो, लेकिन अगर 7th टेक्निक को पूरा मास्टरी चाहिए तो तुम्हें बनना होगा एक सोर्ड मास्टर। विकर की
सांसें थम गई। लेटर में लिखा था ह्यूगो का अपना जर्नी, वो स्टेप्स, वो दर्द, वो सब कुछ जो उसे सोर्ड मास्टर बनाने में लगे। विकोर के हाथ कांप गए। क्या ये सच में मुझे सिखा रहा है सोर्ड मास्टर बनने का रास्ता? वो एक पल के लिए सुन्न पड़ा रहा और फिर उसने लेटर को मरोड़ दिया। उसकी आंखों में नफरत जल रही थी, मुट्ठी भींच गई, दांत भींच ली। अब तुम मुझे सिखाना चाहते हो पिता बनकर? उधर फेस्टिवल के एंट्रेंस पर बियांका थकी हुई बैठी थी, एक हाथ गाल पर, आंखें बंद, गहरी सांस। फिर से कस्टमर्स बुलाने पड़ेंगे। मैं ही क्यों? तभी कोई उसके सामने से गुजरा, लंबे बाल और एक अजीब सा एहसास। बियांका की आंखें खुली, वो चौंक गई। उसके सामने थी दो लड़कियां, एक के बाल लाल थे, दूसरी के बाल लाल और नीले, सीर और रोज। सीर की चाल में एरोगेंस था। उसने मुट्ठियां भींच ली और इंटेंस गेज के साथ फेस्टिवल में चलने लगी। दूसरी ओर रोज इधर उधर देख रही थी, क्यूरियस लेकिन शांत। बियांका ने रोज की ओर देखा और ब्लश कर गई। ये कौन है और इतनी खूबसूरत क्यों लग रही है? उसे जेलसी महसूस हुई, एक असहज सी जलन जिसे वो खुद नहीं समझ पा रही थी। सीर का बॉडी माना छोड़ने लगा और पूरे बार में जितने भी मर्द थे उनकी निगाहें सीर पर टिक गई।